ये है मैथ्स की अल्टीमेट फॉर्मूला बुक। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये है सबसे तेज मैथ्स रिवीजन गाइड। एसएससी, बैंक, रेलवे हो या कोई और सरकारी एग्जाम, ये गाइड सबके काम आएगी। इसमें हर जरूरी फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट सब कुछ मिलेगा। अरिथमेटिक्स से लेकर एडवांस्ड मैथ्स तक कुछ भी नहीं छूटा है। अरिथमेटिक में है रेशियो, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क और परसेंटेज जैसे टॉपिक्स। और हाँ, इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम डिस्टेंस और बोर्ड स्ट्रीम भी। अब एडवांस्ड मैथ्स की बारी। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ है इसमें। मतलब ये रिवीजन का एक जबरदस्त शॉर्टकट है। किसी बड़े एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन करना है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस नोटबुक तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, तो देर किस बात की, आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम चाल, समय और दूरी के बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। फिर इसके बिन फॉर्मूलाज देखेंगे, स्पीड और टाइम का रिश्ता समझेंगे, जरूरी यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे और हाँ, एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से जानेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक की नींव रखते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। देखिए, ये पूरे चैप्टर का बेस है, इसलिए यहाँ पर पूरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल, ये स्पीड यानी चाल आखिर है क्या? बिल्कुल साफ साफ शब्दों में, यूनिट टाइम जैसे कि 1 सेकंड या 1 घंटे में कोई चीज कितनी दूरी तय करती है, बस उसी को चाल कहते हैं। यही सिंपल सी बात आगे के सभी फॉर्मूलाज का आधार बनेगी। अब आते हैं इस चैप्टर के 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स पर। यही 3 फॉर्मूलाज हैं जो इस पूरे चैप्टर की जान है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये तीनों एक दूसरे से ही निकले हैं। ये रहा पहला और सबसे बेसिक फॉर्मूला। अगर चाल निकालनी है तो हम तय की गई दूरी को उसमें लगे समय से बस डिवाइड कर देंगे। मतलब स्पीड बराबर है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। एकदम आसान। अच्छा, अब सोचिए, अगर हमें समय निकालना हो तो कोई नया फॉर्मूला नहीं, बस पिछले वाले को थोड़ा सा घुमा दीजिए। समय निकालने के लिए हम दूरी को चाल से डिवाइड कर देंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखा कितना सिंपल है। और आखिर में अगर दूरी ही पता करनी हो तो इसके लिए हम चाल और समय को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और हाँ, ये फॉर्मूला एग्जाम्स में सबसे ज्यादा काम आता है। तो बस ये तीनों फॉर्मूलाज बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। चलिए अब एक सवाल पर सोचते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी दूरी फिक्स है, जैसे दिल्ली से मुंबई। तो स्पीड और टाइम के बीच क्या रिश्ता होगा, जरा सोचिए। इस स्लाइड पर एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। मान लीजिए दिल्ली से गोवा जाना है। अब ट्रेन से जाएंगे तो आराम से 24 घंटे लगेंगे, क्योंकि ट्रेन की स्पीड कम है। लेकिन वही अगर एरोप्लेन से जाएं तो सिर्फ 3 घंटे, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। देखा, दूरी तो वही है दिल्ली से गोवा, लेकिन स्पीड बढ़ने से टाइम कितना कम हो गया। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जब दूरी कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम का रिश्ता उल्टा होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। यानी स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब एक बहुत ही जरूरी चीज, एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस में यूनिट्स अलग अलग दी जाती हैं। जैसे स्पीड दे दी किलोमीटर पर आवर में और टाइम पूछ लिया सेकंड्स में। इसलिए यूनिट कन्वर्जन सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर गलती नहीं कर सकते। देखिए, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सवाल है, ये 5/18 आया कहां से? सिंपल है, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स और 1 घंटे में 3600 सेकंड्स। तो 1000 को 3600 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 5/18। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में बदलना हो तो बस इसका उल्टा, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए, बड़े यूनिट से छोटे में जाना हो तो छोटा नंबर यानी 5 ऊपर, और छोटे से बड़े यूनिट में जाना हो तो बड़ा नंबर यानी 18 ऊपर। ये ट्रिक एग्जाम में बहुत समय बचाएगी। चलिए, कॉन्सेप्ट्स तो हमने समझ लिए, अब वक्त है उन्हें इस्तेमाल करने का। एक सवाल सॉल्व करके देखते हैं। सोचिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे अप्रोच करेंगे। सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। एक आदमी एक जगह x किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता है और y किलोमीटर पर आर की स्पीड से वापस आता है। अगर आने जाने में उसको टोटल t घंटे लगते हैं तो दूरी क्या होगी। अब इस तरह के सवाल के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे एग्जाम में बहुत सारा समय बच जाएगा।
दूरी निकालने के लिए आप दोनों स्पीड्स को मल्टीप्लाई करें, फिर उनके जोड़ से डिवाइड करें और फिर जो आए उसे टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, यानी xy अपॉन x प्लस वाई इंटू टी। इसे जरूर नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। चलिए अब बात करते हैं एवरेज स्पीड यानी औसत चाल की। अक्सर लोग यहाँ एक गलती कर देते हैं, वो दो स्पीड्स का सिंपल एवरेज निकाल देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट उससे थोड़ा सा अलग है। आइए इसे समझते हैं ध्यान से। औसत चाल का जो सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला है वो है कुल तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय कुल लगा समय, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हमेशा इस बेसिक फॉर्मूला को याद रखें, चाहे कोई भी केस हो। पहला केस है जब दूरी कांस्टेंट हो, जैसे घर से ऑफिस गए और ऑफिस से वापस घर आए, आने और जाने की दूरी बिल्कुल सेम है। ऐसे में अगर जाने की स्पीड s1 और आने की स्पीड s2 है तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला है 2s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2। और दूसरा केस है जब समय कांस्टेंट हो। मान लीजिए कोई 1 घंटे तक s1 स्पीड से चला और फिर अगले 1 घंटे तक s2 स्पीड से। यहाँ टाइम इंटरवल सेम है ना। इस केस में एवरेज स्पीड निकालना बहुत ही आसान है। ये बस दोनों स्पीड्स का सिंपल एवरेज होता है, यानी s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई 2। कर रहा हूं तो ट्रेन और रेस के सवालों वैसे ही ट्रेन या रेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें उसके फाउंडेशन को पक्का करना होगा, और इन सारे सवालों का फाउंडेशन बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का आपस का कनेक्शन। और ये रहा वो गोल्डन फॉर्मूला। इसे तो बस दिमाग में लॉक कर लीजिए, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। बस इतना सा। दूरी हमेशा चाल और समय को मल्टीप्लाई करने पर ही मिलती है। यकीन मानिए पूरे टॉपिक में हम इसी एक फॉर्मूला के साथ खेलेंगे, इसको अलग अलग तरह से यूज करेंगे, तो इसे बिल्कुल चिपका लीजिए अपने दिमाग में। रिलेटिव स्पीड, तो ये है क्या आखिर ये रिलेटिव स्पीड? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक चलती हुई चीज की स्पीड है, पर किसी दूसरी चलती हुई चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सोचिए, जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो बाहर के पेड़ पौधे पीछे भागते हुए दिखते हैं ना, बस वही है रिलेटिव मोशन। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां है, इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। रिलेटिव स्पीड के बस दो ही केस बनेंगे। केस 1, जब दो चीजें, मान लो दो ट्रेन्स एक ही दिशा में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन, तब उनकी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम उनकी स्पीड्स को माइनस करते हैं, s1 माइनस s2, सिंपल। और केस 2, जब वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब उनकी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम उनकी स्पीड्स को प्लस करते हैं, यानी s1 प्लस s2, सेम डायरेक्शन में माइनस, ऑपोजिट में प्लस। बस इतना सा रूल है। चलिए, ट्रेन के सवालों में आपको 3 ही सिचुएशंस मिलेंगी। नंबर 1, ट्रेन एक खंबे या आदमी जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। नंबर 2, ट्रेन एक प्लेटफॉर्म या पुल जैसी लंबी चीज को क्रॉस कर रही है। और नंबर 3, सबसे मजेदार, जब एक ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन को क्रॉस करती है। चलिए एक एक करके तीनों को फोड़ते हैं। ओके, सबसे पहला केस। इमेजिन कीजिए एक ट्रेन है और वो एक पतले से खंबे को क्रॉस कर रही है। अब सोचिए, उस खंबे की अपनी कोई लंबाई या चौड़ाई है? नहीं ना, हम उसे 0 मानते हैं। तो ट्रेन को उससे क्रॉस करने के लिए कितना चलना पड़ेगा? सिंपल, बस अपनी खुद की पूरी लंबाई, यानी इस केस में टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है वो है लेंथ ऑफ द ट्रेन। इजी पीजी। अब अगले केस पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब वही ट्रेन एक लंबे से प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो अब सोचिए, ट्रेन को क्रॉस करना कब पूरा माना जाएगा? जब ट्रेन का इंजन प्लेटफॉर्म के स्टार्ट से एंटर करे और ट्रेन का आखिरी डिब्बा प्लेटफॉर्म के एंड से बाहर निकल जाए। इसका मतलब ट्रेन ने कितनी दूरी तय की? अपनी खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस हो जाता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। और अब आते हैं केस नंबर 3 पे, जहां दो ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। डिस्टेंस का लॉजिक तो यहाँ भी सेम है। टोटल दूरी हमेशा दोनों ट्रेन्स की लंबाई का टोटल होगी, यानी L1 प्लस L2। लेकिन यहाँ स्पीड का क्या? हम कौन सी स्पीड लेंगे? यहाँ काम आएगा हमारा सुपर पावर। बिल्कुल सही, रिलेटिव स्पीड। अगर सेम डायरेक्शन तो S1 माइनस S2 यूज करेंगे, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन तो S1 प्लस S2। देखा सब कुछ कैसे कनेक्ट हो रहा है? चलिए रहे वो 3 शॉर्टकट फॉर्मूलाज। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। पहला, उनके मिलने का टाइम t होता है t1 और t2 के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट।
दूसरा, उनकी स्पीड्स का रेशो S1 by S2 बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ T2 by T1। यहां ध्यान देना, उल्टा है, S1 के सामने T2 है। और तीसरा, टोटल डिस्टेंस, जो कि S1 T1 प्लस S2 T2 होता है। इन्हें ना बस सीधा सीधा याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो रेस के क्वेश्चंस में ना ये टर्म डेड हीट बहुत बार सुनने को मिलेगा। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, जब रेस में 2 या 2 से ज्यादा लोग फिनिशिंग लाइन पर बिल्कुल एक ही टाइम पर पहुंचते हैं, मतलब रेस तय हो गई। सिंपल। अब इस स्लाइड पर पूरा फोकस, ये रेस प्रॉब्लम्स की जान है। इसमें 2 बातें समझनी है। पहली, ए ने बी को 100 मीटर से हराया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब जब ए फिनिश लाइन पर पहुंचा, बी उससे 100 मीटर पीछे था। तो यहां क्या सेम रहा? टाइम। दोनों ने सेम टाइम तक दौड़ा। यहां टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस अलग। दूसरी बात, ए ने बी को 10 सेकंड से हराया। इसका मतलब ए फिनिश कर चुका है और बी को फिनिश लाइन तक आने में अभी 10 सेकंड और लगेंगे। यहां क्या सेम है? डिस्टेंस। दोनों ने पूरा रेस ट्रैक दौड़ा। यहां डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम अलग। ये फर्क समझना सबसे जरूरी है। अच्छा, फिर एक चीज आती है हेड स्टार्ट देना। ये भी 2 तरह का होता है। अगर कहा जाए ए ने बी को 100 मीटर का स्टार्ट दिया, इसका मतलब बी रेस शुरू होने पर ही ए से 100 मीटर आगे खड़ा होगा। और अगर कहा जाए ए ने बी को 10 सेकंड का स्टार्ट दिया, इसका मतलब बी दौड़ना शुरू कर देगा और ए ठीक 10 सेकंड बाद अपनी जगह से दौड़ना शुरू करेगा। तो चलिए, हमारा सुपर पावर यहां भी काम आ गया, रिलेटिव स्पीड। सोचिए, 2 लोग एक गोल ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। वो पहली बार कब मिलेंगे? ट्रैक पर कहीं भी। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, टाइम इक्वल्स ट्रैक की लंबाई L डिवाइडेड बाय उनकी रिलेटिव स्पीड। हाँ, बिल्कुल वही। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो S1 प्लस S2, और अगर सेम डायरेक्शन में तो S1 माइनस S2। है ना बिल्कुल ट्रेन जैसा। लेकिन सवाल में एक ट्विस्ट है। अगर पूछा जाए कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर जहां से शुरू किया था, वहीं पर दोबारा कब मिलेंगे, तो यहां फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है। यहां रिलेटिव स्पीड नहीं लगेगी। इसके लिए आपको पहले ये निकालना होगा कि हर रनर को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है। यानी T1 इक्वल्स टू L बाय S1 और T2 इक्वल्स टू L बाय S2। और फिर इन दोनों टाइम का बस LCM निकाल लीजिए, वही आपका आंसर है। और चलिए एक लेवल और ऊपर चलते हैं। मान लीजिए 3 लोग एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। अब वो तीनों एक साथ कब मिलेंगे? बिल्कुल नहीं घबराना, लॉजिक सेम है। पहले आप रनर 1 और 2 के मिलने का टाइम निकालिए। क्या होगा? L डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2। फिर रनर 2 और 3 के मिलने का टाइम निकालिए, L डिवाइडेड बाय S2 माइनस S3। अब आपके पास ये जो 2 टाइम आ गए, बस इनका LCM ले लीजिए, हो गया। लॉजिक एक्सपैंड हो रहा है पर बदल नहीं रहा। नदी और नाव वाले सवालों में थोड़ी कंफ्यूजन तो होती है ना? कब स्पीड प्लस करनी है, कब माइनस। पर बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस विश्लेषण के एंड तक आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे। हम हर चीज को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये रहा हमारा आज का सफर। हम बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का खेल समझेंगे, मास्टर फॉर्मूलाज देखेंगे और एंड में कुछ सुपर फास्ट शॉर्टकट्स भी सीखेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टर्म है स्ट्रीम, यानी धारा। सिंपल भाषा में नदी में जो पानी बह रहा है, बस वही स्ट्रीम है। और इस बहते हुए पानी की अपनी एक स्पीड होती है, जिससे हम आगे से हमेशा S लिखेंगे। सिंपल। अब आते हैं स्टिल वाटर, यानी शांत जल पर। इसका मतलब है रुका हुआ पानी, जैसे किसी झील या तालाब का पानी। यहां पानी की स्पीड 0 होती है और इसी शांत पानी में बोट की जो अपनी एक्चुअल स्पीड होती है, उसे हम B से लिखेंगे। ये बोट की ओरिजिनल स्पीड है। अब आते हैं डाउनस्ट्रीम या अनुप्रवाह पर। जब नाव पानी के बहाव की दिशा में ही जाती है तो उसे डाउनस्ट्रीम कहते हैं। तो सोचिए स्पीड का क्या होगा? नदी नाव को एक एक्स्ट्रा पुश देगी, है ना? मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। और इसका ठीक उल्टा है अपस्ट्रीम या ऊर्ध्व प्रवाह। यहां नाव पानी के बहाव के खिलाफ यानी उल्टी दिशा में जाती है। इस केस में नदी क्या करेगी? वो एक रुकावट बन जाएगी, नाव की स्पीड को कम कर देगी। तो देखिए, यहां कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाता है। डाउनस्ट्रीम में जब नदी मदद कर रही है तो बोट की स्पीड B और स्ट्रीम की स्पीड S जुड़ जाती हैं। तो हमारी इफेक्टिव स्पीड हो गई B प्लस S।
और अपस्ट्रीम में जब नदी रुकावट बन रही है तो बोट की स्पीड b में से स्ट्रीम की स्पीड s माइनस हो जाती है, तो इफेक्टिव स्पीड हुई b माइनस s। बस इतना सिंपल है। बहुत बढ़िया। अब